पहले सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का प्रदर्शन और फिर संसद में मणिपुर के मुद्दे पर एकजुट होकर हंगामा। सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का एक्शन बढ़ता जा रहा है। इसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के सीकर वाले समारोह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर पहले ही बता दिया था कि वो इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई 3 मिनट का प्रस्तावित भाषण का वक्त भी कार्यक्रम से हटा दिया गया था। बाद में पीएमओ ने सफाई जारी की कि अशोक गहलोत को प्रोटोकॉल के मुताबिक न्योता दिया गया था, उनका संबोधन भी रखा गया था, लेकिन गहलोत के ऑफिस ने बताया कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने तय कार्यक्रम के हिसाब से किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी की और किसानों के लिए मोदी सरकार के काम की लंबी लिस्ट गिनाई। साल के आखिर में राज्य में चुनाव होना है, तो मोदी कांग्रेस और विपक्ष पर वार करने से नहीं चूके। विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को राजनीतिक अखाड़े से क्विट करने का उन्होंने आह्वान कर दिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और बात बात में लाल डायरी का जिक्र भी किया। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल डायरी का जवाब लाल सिलेंडर और लाल टमाटर से दिया। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपए हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। इधर दिल्ली में संसद के अंदर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उन्होंने मणिपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने काले कपड़ों की तुलना विपक्ष के काले कारनामों से कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पीएम के रवैये से नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम को बाहर बोलने की बजाय संसद के अंदर बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं, तो दे रहे नहीं। और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। दूसरे विपक्षी दल भी राजनीतिक भाषा के गिरते स्तर और सरकार के साथ बिगड़ते रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत तेजी से अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलने होंगे। वो नुकसान कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कोई इंटरनल सैबोटाज का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भला अपने अपोनेंट के लिए मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र राज्य संबंध में जितनी खराबी पिछले 9 वर्षों में आई है, इतनी 75 वर्षों में भी नहीं आई थी। निरंतर ये रिश्ते केंद्र के और राज्य के खराब हो रहे हैं और केंद्र की तानाशाही चल रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई स्थिति इतनी खराब हो गई है? पिछले कुछ सालों की घटनाओं को देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां बीजेपी और गैर बीजेपी विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी साफ नजर आई है। मई में संसद के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। विपक्ष की करीब 20 पार्टियों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। विरोध इस बात पर था कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था, प्रधानमंत्री के कर कमलों से नहीं। नीति आयोग की अहम बैठक में 10 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यहाँ राज्यों के हिसाब से आगे की प्लानिंग, नई योजनाओं पर बात होनी थी। इसके बाद बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि ये सरकारें अपनी जनता के सरोकारों के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं। कोविड काल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम बैठक में हिस्सा लेने के बाद
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों के सुझावों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। केंद्र सरकार के नुमाइंदे राज्यपालों के साथ कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों की तनातनी चल रही है। जाहिर है इन सभी राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें हैं। पीएम के समारोह में गहलोत के शामिल नहीं होने की अपनी वजह होगी, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता कि कई और मौकों पर दूसरे मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के समारोहों से दूरी बना ली। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा का आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं रह गया है? विरोध अब इतना तल्ख होता जा रहा है कि ये लगभग दुश्मनी में बदलता जा रहा है। क्या नए भारत की यही पॉलिटिक्स होने वाली है? क्या नए भारत की पॉलिटिक्स या राजनीति इस मोड़ पे आ गई है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजी में क्विट इंडिया। मोदी जी ने आज 3 नए नारे दिए, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। तल्खी आप ये देखिए कि एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उससे पहले प्रधानमंत्री और उनके बीच में ट्विटर पे एक दूसरे के बीच में वाद विवाद हुआ। क्यों नहीं आए और क्यों आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्विटर में, अभी इस रिपोर्ट में भी आपने देखा। राजनीतिक विमर्श जिस तरीके से बदल रहा है 24 के इलेक्शन से पहले, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक दूसरे को फूटी आंख सुहा नहीं रहे, कोई मंच शेयर नहीं करना चाहते, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। तो ये जो इतनी तल्खी है, और ये तल्खी अब उस जो एक नया संगठन बना है, विपक्षियों का एक ग्रुप बना है इंडिया, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जितने पोएटिक कौशल हो सकता है वो इसी में दिखाया जा रहा है सारे दलों की तरफ से। और ये एक ऐसी परिस्थिति बन रही 24 के चुनाव से पहले पहले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तल्खी, और जैसे हम लोग कहते हैं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं, लेकिन यहाँ तो अब दिखता है कि मनभेद हो सकता है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के हिसाब से, अपने क्रियाकलापों के हिसाब से एक दुश्मनी जैसा भाव है। मैंने इस शब्द को अपने इस स्क्रीन पे यूज़ कर रहा हूँ, ये कोट अनकोट है कि भाव आपका इतना है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। और इसी भाव के साथ हम 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, अभी उसकी तारीख समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो उसमें चर्चा होगी और उसमें फिर बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी, सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राम कृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी मैं आपसे ले लूं, उसके बाद फिर मैं अपने राजनीतिक मित्रों की तरफ जाऊं। ये जो आज का माहौल देखा आपने, आपसे इससे पहले का भी देखा होगा, तल्खी इस कदर पहुंच गई है कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। सही है नीरज जी, एक अभी आपने जो अपने शुरुआती आपने जो बातें कही हैं, वो उसमें एक चीज है कि क्या ऐसा होने वाला है, हो चुका है। और मैं इसका एक ही चीज में कहूंगा कि जब विचारधारा राजनीति से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो फिर धीरे धीरे बाजार जो है वो विचार और शालीनता को भी धकिया देता है। एक ही चीज रह जाती है, विनेबिलिटी, यानी किस तरह से हम जीत के सत्ता में पहुंचे। और उसके लिए अब ये लगने लगा है कि शालीनता से वोट नहीं मिलता, हमले से या एग्रेसिव होने से या एक दूसरे को स्कोर सेटल करने से, कि हम जिसको कहते हैं ना बदला लेना, कि हम ये दिखावा, एक परसेप्शन क्रिएट करना कि हम 9 पे 10 पड़ गए। तो ये चीज बहुत समय से चल रही है। और देखिए, जब मैं हमेशा एक बात को कहता था कि ये कहना कि सफलता किसी भी कीमत पर, ये गलत है। किसी भी उद्देश्य के लिए ये कह देना कि कोई भी कीमत, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, और वो जो है वो बेसिकली
शालीनता या ये जो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब लोगों को लग रहा है कि भाई विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर, किसी भी तरह से जीतेंगे, चाहे गाली दे के जीते, अगर नमस्ते करके नहीं जीत सकते, अगर हम दाहिना हाथ नहीं है तो बायां हाथ हो गया है, जो किसी को सलाम नहीं करता। पहले की राजनीति में दाहिना हाथ था जो कम से कम सलाम तो करता था, अब दाहिने हाथ की जगह बायां हाथ हो गया है। किसी की एक लाइन है कि मैं बायां हाथ हूं, किसी को सलाम नहीं करता। जी, मैं आता हूं सर दोबारा इसको, अब जरा राजनीतिक दोस्तों के साथ एक बार चर्चा हो जाए। चतुर्वेदी जी, गहलोत जी क्यों नहीं गए थे आज उस कार्यक्रम में? देखिए नीरज जी, सबको पता है कि गहलोत जी के टांग पैर में अंगूठे में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों के अंगूठे में फ्रैक्चर है। इसलिए आज आपने देखा होगा उन्होंने ट्वीट में भी बताया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको इन्विटेशन आया और उसके बाद जो उन्होंने जो हमारी विभिन्न संस्थाओं ने जो आयोजक थे, जो मेडिकल एंड हेल्थ विभाग, उसको भी सूचित किया था कि वो वीसी के जरिए जोड़ेंगे और उसमें वहाँ पे 3 मिनट का उनका भाषण था। 3 मिनट का उनका भाषण रखने के बावजूद उनको वीसी से तो जोड़ा गया, लेकिन उनके भाषण को वहां से हटा दिया गया। जो है नॉन इंटरेक्शन मोड पर हमारे मुख्यमंत्री जी जोड़े थे, इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको जो 3 मिनट का एलोकेट किया था समय, वो एकदम से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री चतुर्वेदी जी, आपने पीएमओ का ट्वीट नहीं पढ़ा? इसके खंडन में उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, पीएमओ ने ये कहा कि आपके कार्यालय ने, मुख्यमंत्री जी आपके कार्यालय ने मना किया कि आप नहीं आ सकते, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो किस तरह से जोड़ेंगे। ये जो पत्र भेजे गए थे, उन पत्र की कॉपी भी उन्होंने डाली है। तो पीएमओ का, शायद पीएमओ से जिसने ट्वीट किया होगा उसको इस तथ्य की जानकारी नहीं होगी कि जो आयोजक हैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय ने मना नहीं किया था। देखिए चतुर्वेदी जी, क्या है ना, सुनिए ना, 2 ट्वीट जो सुबह चल रहे थे, यही मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति में क्या आप बोलते हैं और क्या उसका परसेप्शन। जो ट्वीट आया कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा भाषण हटा दिया गया है, इसलिए हम ट्वीट के जरिए आपका स्वागत करेंगे, ट्वीट ये लिखा था ना? आप दोबारा पढ़ लें। ट्वीट ये आया था कि अगर भाषण हटा दिया गया, इसलिए मैं ट्वीट के जरिए आपका स्वागत कर रहा हूं, वरना आपका स्वागत करता। यह ट्वीट है, आप एक बार पढ़ें। और ट्वीट के साथ में रीट्वीट जो उन्होंने किया, जिसमें डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने 2 पत्र भेजे हैं उनके कार्यालय के। नहीं, आप देखिए, ये तो फिर फॉरेंसिक जांच और नार्को टेस्ट वाली बात तक पहुंच जाएंगे आप। मैं दोनों ट्वीट जनता ने जो पढ़े वो आपके सामने रखा हूं। उसमें पहले ट्वीट में अगर वो ये लिख देते कि हमारे पैर में चोट है, जो कि बाद में प्रधानमंत्री वाले ट्वीट में था वो कि शायद आपके पैर में कुछ तकलीफ है इसलिए आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उनके ट्वीट में ये लिखा होता कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पैर में चोट, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। कंफ्यूजन वहीं शुरू हुआ। देखिए नीरज जी, इसी नैतिकता की मैं बात कर रहा था अभी कि इतना ज्यादा तलखी हो रही है कि साहब हम ट्वीट में ये भी नहीं लिख सकते कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं मैं, और मेरी ये 20 मांगे हैं जिनको आप पूरा कर दीजिएगा। हाँ नीरज जी, हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नई परिपाटी तय कर ली हो कि अब ट्वीट के जरिए वो इनवाइट करेंगे, ट्वीट के जरिए पता करेंगे कि जो पत्र लिखते हैं, जो विभागीय पत्र जाते हैं, शायद उनकी अहमियत न रही हो सकता है। ये अब प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया होगा। लेकिन जो पत्र लिखे गए थे उसमें, जिसमें बुलाया गया था ऑफिशियली पत्र के माध्यम से, और पत्र के माध्यम से यह तय हुआ था कि वो वीसी के जरिए जुड़ेंगे, और उसके बाद यह तय हुआ था कि मुख्यमंत्री। चलिए, अच्छा, दूसरा सवाल सुनिए ना। अब ये तो आपस में बैठते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने पेश कर दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया है, अब उसकी डेट तय होनी, समय तय होना है, फिर आप लोकसभा क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से सब जवाब चाहते हैं कि उनकी जो बार बार कहते हैं, राजस्थान में कहे थे आज, डबल इंजन की सरकार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार जो कार्य वहां पे कर रही है और जो हम सब ने देखा, मैं तो उसको शर्मनाक मानता हूं जो वहां हो रहा है। जो जनजातीय संघर्ष चल रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनको बोलना भी यहाँ पे शायद उचित नहीं होगा सभ्य समाज में, उसका जवाब अविश्वास प्रस्ताव की इस डिबेट में होगा। प्रधानमंत्री जी ना बोले और वो आकर के कोई बात नहीं करते हैं संसद में, तो उनको बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सीधी सी बात है। अब तो तय हो, चतुर्वेदी, वही तो मैं कह रहा हूं, अब तो तय हो गया ना कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, वो तो स्वीकार हो गया, खाली डेट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बीच में आज क्यों नहीं चलने दी लोकसभा? देखिए, मैं तो दूसरा प्रश्न कर रहा हूं साहब। राजस्थान में आकर के उन्होंने भाषण दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, और स्टेट्स में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जाके आए हैं, हमें कोर्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक बार इतना तो बता दो, उनकी डबल इंजन सरकार जो मणिपुर में कर रही है, जो टोटल फेलियर है, जो बार
बार वो अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने नॉर्थ ईस्ट को बड़ा सुदृढ़ कर दिया, ऐसा काम किया जो कभी नहीं हुआ। हम भी देख रहे हैं ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आग में जल रहा है नॉर्थ ईस्ट, आज वहां पे क्या हालत है, वहां पे लोग पलायन करने के लिए मजबूर है, महिलाओं की इज्जत और अस्मत लूटी जा रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में दूसरी सरकारों को, दूसरे पार्टी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गले उतरने वाली बात नहीं है, इसको कोई भी उचित नहीं मान सकता। प्रधानमंत्री जी को संसद में जाकर के अपनी फेलियर पे बयान देना चाहिए, बताना चाहिए क्या उपाय कर रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री का। आप प्रश्न मेरा समझ नहीं रहे, खैर मैं आप दोबारा आऊंगा। जब आप ये घटना पुरानी हो गई, अपडेटेड घटना क्या है कि आप लोगों ने विरोध किया है ना, 267 176 में मामला अटक गया, फिर अविश्वास प्रस्ताव, अब डिसाइड हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चलेगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, तय हो गया ना। ये नहीं भी देंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं कैसा, अरे ये वो तो नियम भाई, वो तो देना पड़ेगा। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो देना पड़ेगा। मैं तो आपको फाइनल कमेंट तो उन्हीं को देना पड़ेगा। नेता सदन वही है भाई, नेता विपक्ष शुरू करेंगे, नेता सदन खत्म करेंगे। आज तक क्यों नहीं बोले? जाके आप कह रहे हैं घटना पुरानी हो गई, इतनी शर्मनाक और निंदनीय घटना है जो इंटरनेट के कारण देर से सबके सामने आई। क्यों हमारा जो वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन, बात बात पर बिना किसी शिकायत के जब पहुंच जाता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और ऐसी घटना को 1 महीने तक आप रिपोर्ट आने पर दबा करके बैठे रहे? क्या ये निंदनीय नहीं है? क्या ये देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं है? क्या प्रधानमंत्री निंदा तो उन्होंने खुद भी की है, इसकी निंदा उन्होंने खुद भी की है संसद के शुरू होने से पहले। और जब सुनिए ना सर, जब उसके बाद सदन के अंदर राज्यसभा में शुरुआत में होते ही पीयूष गोयल ने ये खड़े होकर कहा कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, चर्चा के लिए तैयार, जिसमें वो ऐसी चर्चा जिसमें सबको मौका ना मिले बोलने का, ऐसी चर्चा बेमानी है। ऐसे नियम के तहत, जिस नियम के तहत आप सबको बोलने पे अड़े थे कि प्रधानमंत्री के बयान पे अड़े थे, पहले ये बताइए। विचार व्यक्त करने का मौका मिले, उससे क्यों भाग रहे हैं? सबके बोलने पर था कि प्रधानमंत्री बोलने पर, दोनों में फर्क है। अगर आप 2.5 घंटे की चर्चा और 2.5 घंटे की चर्चा से बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिस पर चर्चा होनी है। लेकिन अगर नहीं बोलने देना चाहते तो आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। तो विपक्ष जो है अपना धर्म निभा रहा है, देश की जनता की आवाज उठा रहा है, इसके लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक, अच्छा ठीक है, रुकिए राखी जी को भी ले आते हैं। राखी जी, सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर मसले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने संसद शुरू होने के पहले, सत्र शुरू होने के पहले एक 30-40 सेकंड में उन्होंने अपनी वेदना और अपना गुस्सा व्यक्त किया जी। मांग ये थी विपक्ष की कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एक चर्चा हो जिसमें गृहमंत्री, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि 75 दिन से मणिपुर में क्या हो रहा है। इस बात को क्यों नहीं मान लिया सरकार ने, ये मुझे बताइए आप। देखिए नीरज जी, जब संसद सत्र स्टार्ट हुआ उससे पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात तय हुई कि मणिपुर पे चर्चा होगी। उसके बाद बीएसी की मीटिंग हुई, तब भी ये बात हुई कि मणिपुर पे संसद में चर्चा करने को तैयार है। लेकिन बाद में आपने देखा कि अलग अलग मुद्दों पर कभी कि ये जवाब चाहिए, कभी इस रूल के तहत चर्चा होनी चाहिए, इस बात पे मुद्दे को अटकाया। और इस बात से देखिए कहीं ना कहीं नीरज जी डाउट होता है। डाउट इस बात का होता है कि संसद के सत्र पहले भी बहुत सारे चले और किसी ना किसी कारण से, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई हो, कभी विदेशी रिपोर्ट आ गई हो, कभी पेगासस, कभी जेपीसी, इस तरह की कई डिमांड्स के साथ में संसद के सत्र नहीं चलने दिए गए। और यही कारण है कि अब की बार भी किसी ना किसी रीजन से संसद का सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। खुद गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि मैं तैयार हूं, मणिपुर पे चर्चा करनी चाहिए, आप लोग आइए। उन्होंने पत्र भी लिखे, लेकिन उसके बाद भी ये आना नहीं चाहते। और अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो एक्सेप्ट हो गया है, चर्चा की तारीख भी तय होगी, लेकिन आज भी फिर संसद को नहीं चलने दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एटीट्यूड है निश्चित तौर पे देश के विकास में कहीं ना कहीं ये शो करता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभाना चाहता। और यही कारण है कि 2014 में भी और 2019 में भी विपक्ष में किसी पार्टी ने विपक्ष का दर्जा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग कभी भी संसद के सत्र को अगर नहीं चलने देते हैं तो जो संसद के अंदर मुख्य चर्चाएं होनी चाहिए वो चर्चाएं नहीं हो पाती। और लगातार इन्होंने ऐसा ही किया, जबकि तैयार हैं सभी लोग। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं, वहां पे गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं क्या आइए। और देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि कहीं पे कोई बातचीत हो जाए और उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम सेकंड ऑप्शन पर आए। अभी अगर मान लीजिए मैं चल रही हूं और मैं ये इस परसेप्शन, इस डर के कारण कि मेरा पैर तो खड्डे में गिर जाएगा, जबकि आसपास खड्डा ही नहीं है, और मैं डरूं और चलूं ना, तो ये चीज ठीक नहीं है। एक बार सुन लीजिए, जब वहां पे बात सभी तरह की बात, ये सारी बातें जो है ना, ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड पे आप जो, मैं सिंपल से एक सवाल पूछा, विपक्ष यही तो चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट दें
और उसके बाद चर्चा हो, इसमें क्या समस्या क्या थी इसमें? नीरज जी, मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इस बात के लिए भी तैयार हो जाते तो विपक्ष कुछ ना कुछ नया लेकर आता। आप बताइए ना, पिछली बार जो संसद की जो जितने भी सत्र हुए उसमें कोई ना कोई कारण से हर बार बाधित किया, और उन इश्यूज को बाद में कहाँ गए वो इश्यूज? इसीलिए देखिए, जरूरी इस बात का एक्शन का। अभी मेरे को 1 मिनट का मौका देंगे तो मैं स्वर्णिम जी की बातों को भी बताऊंगी कि मणिपुर में इनकी सरकार जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब क्या प्रयास हुए, और जब एनडीए गवर्नमेंट आई है उसके बाद क्या प्रयास हुए। हम सभी जानते हैं, यहाँ पैनल पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो आज की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 50 सालों में जिस तरह से वहां पे एक जातीय इनबैलेंस क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। और आप बताइए, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 सालों में 8,500 से ज्यादा की घटनाएं हुई, जिसमें 2000 लोग मारे गए। पिछले 6 सालों में आप बताइए, आपने कोई भी ऐसी इंसिडेंट सुनी? अभी शाम की न्यूज है कि 35,000 से ऊपर की जो फोर्स है वहां पे डिप्लॉय की गई है, और लगातार जो है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं, वहां पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, अलग से राखी जी, ये सारी बातें तो पार्लियामेंट के अंदर बताने वाली है ना। एग्जैक्टली, हम तो तैयार। जो आप हमें यहाँ बता रही है, ये बात संसद के अंदर ही बताई जा सकती थी। बता रहे, हम तो तैयार हैं। आप बताइए कब मना किया? एक भी जने ने बताइए मना किया कि मणिपुर के अंदर? देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आपने मुझसे सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आज एटीट्यूड था, शायद ये रिफ्लेक्ट करता है जिसे अपने ही साथ के पार्टी के लोगों के साथ में भाषा का प्रयोग करता है, नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, मानसिक दिवालियापन। उसी तरह की इनफाइट इन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ भी करनी शुरू की। मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी कई बार आए, वो दौसा भी आए, वो मानगढ़ भी आए, वो नाथद्वारा भी आए, हर बार मुख्यमंत्री जी उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ स्पीच शेयर की है, हर बार स्टेज पर बैठे हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई। और इस तरह की हरकत करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। और हो सकता है ऑन अ लाइटर नोट, लाल डायरी आने के बाद में आम पब्लिक को फेस नहीं करना चाह रहे होंगे, इसीलिए नहीं आ रहे होंगे। भ्रष्टाचार की परत खुलने वाली है। लाल डायरी वो सीरियस नोट पे। सोनी जी, आप जवाब दीजिए सर। इन्होंने लाइटर, ये इस तरह का स्थिति आई ना सर, अभी आप देखिए विधानसभा में क्या हुआ। एक लास्ट पॉइंट, सोनी जी, अरे चतुर्वेदी जी, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर आपको जवाब देना। जी बोलिए, जल्दी फटाफट। सर देखिए, आप आयरनी देखिए, राजस्थान विधानसभा में जहां कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, वहां पे अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। और यही चीज जब वो संसद में पहुंचते हैं, वहां पर भी बोलने नहीं दिया जाता, जबकि पक्ष चाहता है, सरकार चाहती है कि चर्चा हो। सोनी जी, बहुत छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी और संजय जी के पास जाऊंगा। सोनी जी, संक्षेप में रखिएगा प्लीज। एक छोटी सी बात है, मैं राखी जी से पूछना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने सुना है कोई लाल डायरी है, और जिससे सुना और जिसका हवाला दिया वो तो ये कहता है कि मैं लाल डायरी ईडी और सीबीआई के कस्टडी से छुड़ा करके, छीन करके मैं ले आया। मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़े एक प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कि ईडी सीबीआई की कस्टडी से कोई किया हुआ चतुर्वेदी जी, आप इधर उधर की बातें नहीं है। सुनो ना चतुर्वेदी जी, प्लीज। अरे चतुर्वेदी जी, सुनो ना सर। स्वर्णिम जी, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं सर। आपका विधायक था क्या, अभी है भी, आपका वो मंत्री है, वो एक ऐसे डायरी लहरा रहा है। अरे भैया, उसको बुला के पूछते हैं क्या क्या डायरी है। उसके साथ छीना झपटी भी, उसने कहा मेरी आधी डायरी फाड़ ले गया, अभी आधी है मेरे पास। वो भी कम नौटंकी नहीं थी कि मीडिया के सामने लेकर उन्हें, नहीं मैं उधर ही विधानसभा के अंदर। तो यार, आपके यहाँ कम नहीं हो रहा है। छीन लाया, उससे एक 80 साल का मंत्री डायरी छीन ले। वैसे तो लाइव चल रहा था, हमने देखा सारे विधायक विधानसभा में उनके पीछे अटैक कर दिया, फिर क्यों किया? ठीक है, चल रुकिए, सोनी जी और राखी जी रुकिए, दोबारा आऊंगा आपके पास। आशुतोष जी, डायरी की चर्चा है। राजनीतिक विरोध अब बदल रहा है दुश्मनी में। और आपको याद होगा, हम लोगों ने एक बार इस पे पहले भी चर्चा की थी कि जो आक्रामक तेवर पक्ष और विपक्ष के हैं, अब वो इस कदर मुझे तो दिखते हैं कि हम एक दूसरे मतलब देख ही नहीं सकता, मंच तो शेयर हो नहीं सकता, फूटी आंख नहीं सुहारा जो अपने यूपी में कहते हैं, बात नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ। ये स्थिति बन गई है। नीरज जी, आप किस दुनिया में रहते हैं? आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मनी में बदल रहा है। वो एक दूसरे के दुश्मन है ना। अगर दोनों पक्षों के एक कमरे में बंद कर दें तो थोड़ी देर के बाद कपड़े फटे हुए मिलेंगे और खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की राजनीति की ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि ये आज की राजनीति की सबसे बड़ी आयरनी है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहां राजनीतिक मतभेद को, वैचारिक मतभेद को दुश्मनी के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया गया है।
और मुझे तो नहीं लगता कि ये वैचारिक मतभेद तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी थे, ये वैचारिक मतभेद तो इंदिरा गांधी के समय में भी थे, लेकिन आज 2014 के बाद ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और अगर आप ये कहें तो लोग कहते हैं आप सब लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, उनसे नफरत कौन करता है? ये प्रश्न जो बार बार आते हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, विपक्ष प्रधानमंत्री से नफरत करता है, इस तर्क में कोई दम नहीं है। ये एक फालतू का तर्क है जिसको खामखा नैरेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। आज की तारीख में विपक्ष की कोई भी सरकार हो, वहां का जो गवर्नर है उसके खाली आप कार्यकलाप को देख लीजिए। कम से कम 2 गवर्नर ऐसे जिनको मैं जानता हूं, एक आरिफ मोहम्मद खान, दूसरे तमिलनाडु के, वो ये कहते हैं कि हम तो मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं और धमकी देते हैं बर्खास्त कर। एक ने तो बाकायदा बर्खास्त भी कर दिया। और आरिफ मोहम्मद खान के बारे में जानता हूं कि पढ़े लिखे आदमी, संविधान की जानकारी है, उनको ये मालूम है कि वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते, लेकिन वो ये धमकी देते हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो IPS ऑफिसर रह चुके हैं वो कर रहे हैं। आपने जगदीप धनखड़ का उदाहरण देख लिया, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर काम किया है। अभी बल्कि सुप्रीम कोर्ट राजीव जी क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है? एक मिनट, अब मैं आशुतोष हूँ। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों टिप्पणी की है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां एक्सट्रीम मेजर्स आप लेते हैं, जहां आपकी सरकारें वहां चुप रहते हैं। बहुत छोटी सी खबर अखबारों के अंदर छपी। ये तो 14 से पहले भी होता था सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, ये आप इसको दोबारा पढ़ ले इसको। ये बहुत 14 से पहले भी होता था सर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी 14 के पहले नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये 14 से पहले होता था। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती थी नीरज जी, नोकझोंक होती थी, सब कुछ होता था। कितनी सरकारें बर्खास्त की गई, वो मोहब्बत में की गई थी क्या? सरकारें बर्खास्त करना और ये जो काम इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल अलग तरीके का काम चल रहा है। सरकारें बर्खास्त में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें भी बर्खास्त की, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो बार बार कहते हैं विपक्षी सरकारें बर्खास्त, ज्यादातर उसमें कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त। जहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ वहां अपनी सरकार भी बर्खास्त की। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं उसमें जाऊंगा सर। इसलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि एक स्थापित सिस्टम था, सत्ता नहीं कह रहा हूं मैं, सिस्टम था, उस सिस्टम में सेंध लगी और ऐसी लगी कि वो 5 साल हटेगा नहीं। मतलब टेक्निकली चूंकि पूर्ण बहुमत की तो हटेंगे नहीं 5 साल, दोबारा फिर 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत, तो ये शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या ये प्रश्न सही है? ये फालतू का तर्क है। क्यों फालतू तर्क है? नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। हाँ। वो नैरेटिव गढ़ती रहती है। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से CBI का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, आप डेटा उठा के देख लिए 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर किया, जिस तरीके से अरुणाचल के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की जब सरकार बर्खास्त हुई, जिस तरीके से उत्तराखंड के मसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है स्पष्ट, तो साफ तौर पर यह है कि आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विपक्ष को साथ लेकर चलना ही नहीं, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार ने अगर गलतियां की हैं, कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वही नकल करेगी, उसी रास्ते पर चलेगी? अब आप ये कह रहे हैं कि वो वाला गलत था तो इसलिए इनको नहीं करने, आप मानने वाला गलत था। मैं कह रहा हूं कि वो तो गलत था। अगर आशुतोष जी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पार्टी ने जो कुछ जितनी सरकारें बर्खास्त की, सब कुछ गलत था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार भी उन्हीं गलतियों को करेगी या उस सिस्टम का परिष्कार करेगी, एक नए तरीके के एक हेल्दी एटमॉस्फेयर करेगी? आप तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, आज आपका गवर्नर वहां बैठ के रोज विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म, ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और किस जगह पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? जी मुझे बता दीजिए। जी, आपने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसपे अब माननीय अदालत की टिप्पणी आ रही हैं। मुझे संज्ञान में बताइए कि जानकारी के लिए मेरी एजुकेशनल क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में इतनी भयानक हिंसा हुई 2 इलेक्शन के बाद, किसी अदालत की कोई नोटिस में आया हो, संज्ञान कभी लिया किसी ने? जो जगदीप धनखड़ ने वहां क्या किया है, ठीक है सर, आज हमारे जगदीप धनखड़ को आपने टारगेट कर लिया, अब संजय जी को ले आए बीच में। टारगेट करने की बात नहीं कर रहा हूं। जगदीप धनखड़ हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नर एवर। ठीक, संजय जी, राजनीतिक विरोध अब कोट अनकोट दुश्मनी में बदल रहा है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले ऐसा नहीं था, 2014 के बाद से ऐसा होने लगा है। नीरज जी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि बदल रहा है।
रेफरेंस आया इंदिरा गांधी का, रेफरेंस आया अटल जी के समय का। एक चीज याद कीजिए कि इंदिरा गांधी के समय में तो सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को उठा करके जेल में डाल दिया गया था, और पता नहीं कितने समय डाला गया था। वो इमरजेंसी का दौर मतलब इंदिरा गांधी के समय में ही था, किसी और के समय में नहीं था, और किस तरह से चला था ये मतलब अब उस पर कुछ ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था सरकार के बीच में और सोनिया गांधी जिस कांग्रेस पार्टी को लीड करती थी उस समय, उसके बीच में टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो इसलिए ये कहना कि अभी से ऐसा हुआ है, ये मतलब इस अतिशोक्ति का हिसाब किताब नहीं है। मनमोहन सिंह के समय में टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था सरकार के बीच में और सरकार के बाहर के बीच में। उस समय चूंकि नरेंद्र मोदी का बार बार जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, किस तरह से क्या क्या हुआ लोगों के सामने है, उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता। किस तरह से सीबीआई ईडी की बात होती है, सीबीआई ने वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो बिल्कुल मतलब अकाट सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने वो नरेंद्र मोदी वाले केस में क्या कहा, उनकी एसआईटी की जांच के बाद भी क्या हो रहा है, ये आपके सामने है। एक चीज वो है तथ्य के परे, दूसरा चीज है रोल ऑफ गवर्नेंस। मतलब रोल ऑफ गवर्नेंस पे तो इतनी लंबी कहानी चली जाएगी। उन्होंने जो किया बर्खास्त करने का काम, वो गलत किया, वो वापस भी किया। लेकिन साथ में ये भी सवाल उठता है कि एक समय था, एक दौर था जिस समय कोई चार्जशीट भी होता था, पुलिस उसके दरवाजे पे आ जाती थी तो उसको रिजाइन करना पड़ता था उस पद से। मतलब उमा भारती और लालू यादव, इस तरह के मतलब तमाम तरह की आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने कोई जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसमें कोर्ट बार बार प्राइमा फेसाई कहता है कि ये मुख्य आरोपी हैं, उसके बाद भी उस व्यक्ति को आप नहीं हटाते, मंत्री बनाए रखना चाहते हैं। हम उस पर कभी डिबेट नहीं करते कि क्या मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए। गवर्नर पे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के ऊपर वेस्ट बंगाल का जिक्र हुआ। वेस्ट बंगाल में क्या हालत है डेमोक्रेसी की और क्या हालत है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की, ये बात किसी से छिपी नहीं है, उसको उतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि इंडिया बनाया गया है, वो उसकी मुख्य प्रोटैगनिस्ट है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि आप ये कहते हैं नहीं मोदी को साइकोपैथ कहा गया, तमाम जो नाम हो सकते हैं वो नाम दिए गए, वो सरकार के पक्ष से नहीं दिए गए, वो विपक्ष के तमाम नेताओं के वो फहरिस्त काफी लंबी है और उसमें दो सबसे प्रोमिनेंट नेता हैं जिनको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिली बैंगलोर में या पटना में, वही नेता है। उसमें कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, जो तमाम आप चीजों का कह रहे हैं कि इनके तरफ से कहा जा रहा है। भाई 19 के पहले ये भी कहा गया, 14 में भी तमाम तरह की बातें थी, पारों में कभी 19 में ये कहा गया कि अगर ये आ जाएंगे तो देश का संविधान ही बदल जाएगा और इसके बाद कभी चुनाव ही नहीं होगा, हम अगले चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, बहुत सिलेक्टिव होकर के आप किसी चीज को उठाते हैं, हमें ए सूट करता है, बी नहीं सूट करता। बच गई मणिपुर की बात। मणिपुर पे मैंने मतलब लोकसभा राज्यसभा टीवी लाइव है, अब सबके घर में हर आदमी देख सकता है, चेयर रूलिंग दे रहा है कि भाई जितने देर बोलना है, इस चर्चा को चलाना है, आप चर्चा को चला सकते हैं, ये चेयर की रूलिंग है। लेकिन उसके बाद आप इंसिस्ट करते हैं कि रूल ए पे ही डिस्कशन होना चाहिए, रूल बी पे नहीं होना चाहिए। उससे कंसर्न क्या बढ़ जाता है अगर रूल ए के अंदर चर्चा होगी। लोगों को ये विषय, अगर इस विषय के ऊपर इतने संजीदा किसी प्रकार तो बात करिए, लेकिन नहीं, हमें रूल ए के अंदर चाहिए। नो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है उसी पे। अब नो कॉन्फिडेंस पे अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस दोनों हाउस में आता है। संजय जी आता हूँ आपके पास दोबारा। मैं आज तो बीच में कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे थे। दरअसल ये जो पूरी तलखी और बातचीत है ना, अभी इलेक्शन मोड में है ना? नहीं, ये कोई इलेक्शन मोड नहीं है। हाँ। ये इस सरकार का तरीका है काम करने का। अभी संजय जी ने बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी के जमाने में ब्रेकडाउन था, मनमोहन सिंह के जमाने में ब्रेकडाउन था। मैंने भी थोड़ा बहुत पार्लियामेंट कवर किया, मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में प्रमोद महाजन होते थे या जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ सुबह बैठ के बात कर लेते थे, रात में बात कर लेते थे, और ये डेली की बात थी। मनमोहन सिंह के जमाने में लंबे समय तक प्रणब मुखर्जी ने विपक्ष के नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के साथ बातचीत की है। यहां तक तय होता था कि ठीक है, आप 2 घंटे हंगामा कर लीजिएगा, उसके बाद हम हाउस को चलाएंगे। तो उस जमाने में कोई ब्रेकडाउन नहीं था। ये जो आज की नई परंपरा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा, और जो आज की तारीख में मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर अब मणिपुर जैसा अगर कांड हो रहा है
और एक ऐसी सरकार जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा किसी की कोई औकात नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। और मैं डंके की चोट पे ये बात, जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में किसी मंत्री को हैसियत नहीं थी, तो उसमें अमित शाह बोले उसका कोई मतलब ही नहीं। आप देश के नेता हैं, सिविल वॉर जैसी स्थिति है, आप क्यों नहीं आके बोलना चाहते? आप बोलिए ना, आपको बोलने में महारत हासिल है, आप बोलने में पारंगत हैं। संसद के प्रति आपकी जवाबदेही, आप संसद में पहली बार आते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं। आज आप संसद में आकर नहीं बात करना चाहते। संसद के एक लंबे समय तक परंपरा रही है, छोटे में सदन 10 सेकंड ये हमेशा से परंपरा रही है कि अगर संसद चल रही है तो प्रधानमंत्री और मंत्री उसके बाहर बयान नहीं देते। लेकिन यहाँ तो सारी चीजों का उल्लंघन हो रहा है, आशुतोष जी रुकिए ना एक मिनट, पालन नहीं हो रहा आज की तारीख। आशुतोष जी रुकिए एक मिनट, अब संजय जी आपके पास आऊंगे, रामकृपाल जी के पास। देखिए एक मिनट में एक चीज केवल वो क्लियर कर दूं। देखिए कॉफिन चोर जो था उस पे संसद कितनी देर बाधित रहा था, सोनिया गांधी उस चीज को चला रही थी ना। दूसरी बात यह है कि चर्चा आज भी पक्ष के नेता विपक्ष के नेताओं के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि आप बातचीत नहीं होती, जितनी बातचीत होती है उतनी बातचीत कल की के दौर में होती है। मेरे कहने का मतलब ये, जो किसी भी दौर में आप देख लीजिए, मैंने इस बात का जिक्र किया था। कफन चोर के समय की बात बिल्कुल इस पर कि अरुण जेटली तो ऑन रिकॉर्ड कह के गए हैं। अरे आशुतोष जी रुकिए ना एक मिनट। सर पंडित सुखराम जब के घर में पैसा पकड़ा गया था तब भी 14 दिन संसद नहीं चली थी और इस बात पर सरकार अड़ी थी कि फलाने मंत्री जी बयान देंगे, इसके अलावा किसी का बयान होगा नहीं। 14 दिन नहीं चली थी सर, पंडित सुखराम के घर में पैसा पकड़ा गया था। अब रुकिए ना सर, कह रहा हूं कि इस बात के लिए आप विपक्ष को दोष दे ही नहीं सकते। मैं दोष नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बयान तो ऑन रिकॉर्ड है महाराज। सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज। उन्होंने कहा कि ये एक सैद्धांतिक स्थिति है, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि उस समय भी वो सैद्धांतिक स्थिति थी जब सुखराम जी के यहाँ पैसा पकड़ा गया, तो बयान किसका होना चाहिए इस पर विपक्ष अड़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं इसका नहीं, इसका होगा। नहीं चली थी 14 दिन, वो पहले भी ऐसा हुआ है। मैं रामकृपाल जी, ये जो चुनावी मोड है ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि चाहे बातों की तलखी से हो, एक दूसरे के जिस तरीके से बिहेवियर है, विपक्ष ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल रख रहा हूं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो पक्ष में हूं कि इस पर डिबेट हो, कि पहले प्रधानमंत्री आगे स्टेटमेंट दें और फिर चर्चा हो। पीएम के स्टेटमेंट के बाद कोई चर्चा होती नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि 267 में होनी चाहिए, जिसमें पूरे दिन चर्चा चाहिए, मुझे 176 में नहीं चाहिए। 176 की चर्चा तो 2.5 घंटे की इसलिए नहीं चाहिए, 267 में चाहिए पूरे दिन की। इस पूरे दिन की 267 की चर्चा में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं होगा, इसमें संबंधित मंत्री बयान देगा, तो अमित शाह जी देंगे। फिर नहीं, अब हमें प्रधानमंत्री चाहिए, तो उसके लिए फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आना। तो मैं जो कह रहा हूं कि इलेक्शन मोड है वो दिख रहा है। मैं तो इस बात को कह रहा हूं, दोनों लोग जो संसद में इस समय मौजूद हैं, मणिपुर पर डिबेट में किसी की दिलचस्पी नहीं है। रामकृपाल जी। नीरज जी, मैं एक अनुरोध आपसे करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कम बोला है शुरू में जी, और चूंकि अभी आप सवाल मणिपुर को लेकर 267 और 176 की बात कर रहे हैं, मैं चाहता था कि अपनी कुछ बात रखूंगा जो आपका मुख्य टॉपिक है। जी रखिए सर, जिसपे हमारे मित्र आशुतोष और संजय जी ने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, याद होगा जब इंदिरा गांधी थी, रामलाल गवर्नर हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के। याद है आपको शायद इस बात का कि जब उन्होंने पूरा एनटीआर को बर्खास्त कर दिया था, हमारे संपादक राजेंद्र माथुर थे, उन्होंने, जबकि वो माने जाते थे कि प्रो, एक तरह से कांग्रेस की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता, तो उन्होंने एक लिखा था कि इंदिरा जी ने अमृतसर में जो पुण्य कमाया था वो हैदराबाद में गंवा दिया। ये उनकी टिप्पणी थी, और शायद आशुतोष जी को भी ध्यान होगा, तब थोड़े से हालांकि बिल्कुल नौजवान रहे होंगे, लेकिन वो एनटीआर अपने सारे विधायकों को लेकर के बंबई और यहां वहां घूमते रहे, और सबने, और याद कीजिए कि वो भंडारी जी थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने एक दिन के लिए किसी को मुख्यमंत्री बना दिया था, भंडारी जी थे। तो ऐसा मैं केवल ये कह रहा हूं कि अतीत में भी बहुत कुछ होता रहा है, अच्छाइयां भी हम अतीत की बता सकते हैं, बुराइयां भी अतीत की बता सकते हैं, सब कुछ होता रहा। मूल प्रश्न जो आपका है कि पहले से ये आज की तारीख में अंतर क्यों आया है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने बहुत नजदीक से इसको जानने की कोशिश की है और मैंने वो देखा है, आजादी के बाद से जितनी बार सत्ता परिवर्तन होते रहे, एक इमरजेंसी का 77 का एक एक्सेप्शन था, जब चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जिद में गिरफ्तार कर लिया था,
अदरवाइज क्या होता था कि पॉलिटिकल चेंज होते थे, चाहे आप कितनी भी आइडियोलॉजी की बात कर लें। जयप्रकाश जी ने कहा कि दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, संपूर्ण क्रांति, कुछ नहीं, वो एक पावर का हस्तांतरण था, इससे अधिक कुछ नहीं था। जेपी के समय में ही अगले पिछड़ों की लड़ाई बिहार में शुरू हो गई थी। तो होता क्या था कि जो सत्ता से जाता था और जो सत्ता में आता था उसमें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पॉलिटिकल चेंज हो गया है, लेकिन एक ब्रीदिंग स्पेस जो आज सत्ता से बाहर है उसके लिए हमेशा एक ब्रीदिंग स्पेस रहती थी। वो राज्यों में भी रहती थी, केंद्र में भी रहती थी। 2014 में जब मोदी जी आए तो इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया, ये चारित्रिक बदलाव आया। उन्होंने वो जो इस ब्रीथिंग स्पेस थी अपोजिशन के लिए, वो उन्होंने छीन लिया एक तरह से, या कम कर दिया। कारण ये था कि ये सिर्फ जो उन्होंने चेंज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा किया गलत किया, इस पर मैं कोई डिबेट नहीं। उन्होंने पहली बार एक ऐसा परिवर्तन हुआ जी जो कि पॉलिटिकल के बजाय, पॉलिटिकल तो हुआ ही, राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण हुआ, उन्होंने डिफरेंट स्पेस, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कल्चरल विंग हो, जहां जहां से अपोजिशन को थोड़ा बहुत कंफर्ट मिलता था, उन तमाम दरवाजों को, छेदों को बंद करना शुरू किया। ये जो आज का जो आप देख रहे हैं जितनी बढ़ ज्यादा है, मैंने वो दौर देखा है, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे, सबसे ज्यादा काम मुलायम सिंह के होते थे, और मुलायम सिंह आए तो सबसे ज्यादा काम मैंने देखा है कि कांग्रेसी आके करा लेते थे। और केंद्र में भी मैं बताऊं आपको यही होता था। वाजपेयी जी के जमाने में हो, मुझे खुद तिवारी जी ने कहा था जब यहाँ देहरादून के मुख्यमंत्री थे कि मैंने वाजपेयी जी से इतने इतने काम कराए। एक बार मैं देहरादून गया था, तो मेरा कहना है कि वो स्पेस, मतलब सत्ता बदलती थी, सिस्टम वही चलता था। नहीं, वो बता रहा हूं आपको, उसमें ये होता था कि भाई फाइनेंस में अपना आदमी है, जुडिशियरी में अपना आदमी है, यहाँ अपना आदमी है, यहाँ अपना आदमी, हम सत्ता में नहीं तो क्या काम होता रहेगा। उस चीज को मैं नहीं कहता खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत हद तक इस सरकार ने कर्टेज करने की कोशिश की। आप उसको कह सकते हैं जिस पर हमला भी होता है। तो जी आशुतोष जी, रामकृपाल जी, इसीलिए शायद तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि ये कारण बहुत बड़ा है। ये कारण इतना है कि जो पहले एक होता था, पब्लिक पोस्चरिंग होती थी, लेकिन अंदर खाने एक दूसरा चेहरा होता था, दोस्ती होती थी, अब वो नहीं है। और सारा फ्रस्ट्रेशन की जड़ जो है आज आप देख रहे हैं। तो रामकृपाल जी रुकिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये शब्दों में मतलब अब तो क्या परमानेंट एनविटी टाइप की बिहेवियर है जो इलेक्शन में और ज्यादा एग्रेसिव तौर पे हमें दिखाई देती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ सारे मेहमानों के साथ। एक बात कि मोदी जी ने कही थी जब वो चुनाव जीत के तुरंत आए थे कि मैं दिल्ली के लिए नया हूँ, ये कोट एंड कोट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया होगा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चर्चा हो रही है आज जो राजनीतिक तल्खियां बहुत बढ़ गई, बहुत एक दूसरे के प्रति मनभेद इतना बढ़ गया है कि अब वो मंच पे दिखता है, भाषा में दिखता है, बयान में दिखता है, नारे में दिखता है और हर चीज़ में दिखता है। तो अभी इस पर हम लोग चर्चा करें तो काफ़ी विस्तार से लोगों ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। समय कम इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहिए। क्या ये ऐसे ही चलेगा, क्या अब ये और बढ़ेगा, ऐसे कोई घटना की गुंजाइश तो दिख नहीं रही है? राखी जी, देखिए, सरकार जो है जिस तरह से आदरणीय मोदी जी हम नेशन फर्स्ट की धारणा के साथ में देश को आगे प्रगति पे ले जा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट का निर्माण किया, 12 करोड़ से ऊपर जल जीवन मिशन के तहत नल जो है कनेक्शंस दिए गए, और सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो 48 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जनधन खाते जो है वो खोले गए। इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से एक सपोर्ट मिले, लेकिन जब जब कभी देश आगे बढ़ता है, आज देखिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 30वें नंबर पर आ गए, मोबाइल मैन्युफैक्चर में हम 2रे नंबर पर आ गए। इस तरह से जब देश प्रगति कर रहा है और बेसिक चीजें 3 करोड़ से ऊपर निर्माण हुए घरों के, तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो साथ चाहते हैं तो विपक्ष को थोड़ा स्पेस भी तो दीजिए।
देखिए नीरज जी, मैंने पहले भी कहा आपसे, संसद का सत्र चला, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मणिपुर की जब भी मीटिंग हुई, देखिए आप मणिपुर के विषय पे भी हमारे होम मिनिस्टर साहब वहां गए, और मैं तो स्वर्णिम जी से पूछना चाहूंगी कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के एरिया बहुत बार ऐसा हुआ कि वहां अनरेस्ट की पोजीशन हुई, कितने पीएम गए, कितने होम मिनिस्टर्स वहां गए, 50 से ऊपर बार तो अभी के हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं, 400 से ऊपर दौरे मंत्रियों ने वहां के किए, जिससे कि वहां की स्थिति जो है संभल सके। तो ये प्रयास, और मैं चाहूंगी स्वर्णिम जी ऐसा ही जवाब दे उनके प्रयास, और जैसा कि आज मोदी जी ने कहा भी, भाई ये तो बहुत ज्यादा अपने काम बताने चाहिए, आक्रामक रणनीति के तहत चुनाव होने वाले हैं, क्या ऐसे ही चलेगा? बोले आप लोग तो बहुत ही शरीफ प्रवक्ता हैं, वरना आप डिबेट में सुनिए प्रवक्ता लोग किस भाषा में एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। मैं ये खुल के कह रहा हूँ, आवाज अड्डम में अलाउ नहीं करता, इसलिए मेरे को ये हक है बोलने का। स्वर्णिम जी, देखिए नीरज जी, मैं आक्रामक डिबेट में होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार से तो भारतीय जनता पार्टी वैसी परेशान है क्योंकि पूरे देश में आज नैरेटिव एक ही है कि एक महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली मोदी सरकार है और एक महंगाई से राहत देने वाली कांग्रेस की राजस्थान सरकार है, जो ओपीएस भी दे रही है, 500 रुपए में सिलेंडर भी दे रही है, 2000 यूनिट, किसान को बिजली भी फ्री दे रही है, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे रही है, मुफ्त उनका जो है 50% उनको रोड में छूट भी है, इसके अलावा ओपीएस भी दे दिया। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है। ईआरसीपी का वादा उन्होंने किया था, एक राष्ट्रीय परियोजना बना करके 13 जिलों की प्यास बुझाने का वादा चुनाव में वोट मांगने के लिए किया था, और वो भूल गए। उन सब चीजों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री जिससे बचना चाहते हैं। इसलिए इनसे पूछ लो, घोषणा पत्र का पहला बिंदु बता दें। एक ही चीज पूछ रही हूँ, घोषणा पत्र का पहला बिंदु। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कानून और व्यवस्था की बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घोषणा पत्र का पहला बिंदु बता दें। भैया बताइए घोषणा पत्र का पहला बिंदु क्या है, मैंने पढ़ा नहीं। स्वर्णिम जी, मेरा आपसे निवेदन है, घोषणा पत्र का पहला बिंदु बता दीजिए। 2018 के घोषणा पत्र का जाने में परेशानी है, बड़े सम्मान से निवेदन कर रही हूँ। आपके घोषणा पत्र का पहला बिंदु ये था कि महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे, भूल गए। और किसानों की कर्ज माफी तो हमने कर दी। घोषणा पत्र में घोषणा करके रुकिए, अभी समय कम है, अभी ये वाली चर्चा किसी और करें, जब हम लोग फ्रीबीज पे चर्चा करेंगे तो करेंगे। संजय सिंह जी और सर छोटे छोटे जवाब रखिएगा। विश्वास प्रस्ताव जब चर्चा होगी वहां से 24 का एजेंडा शुरू होगा, है ना, क्योंकि अब जिस तरह के माहौल देख ही रहे हैं उसमें आप। संजय जी पहले आपका जवाब, फिर जस्तो जी आपके पास आता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, ये अविश्वास का प्रस्ताव बेसिकली जो आउटकम नंबर्स के टर्म्स में हमें मालूम है, तो 2 बिंदु पे ये घूमता रहेगा। एक कि कौन अपनी दूसरे को एक्सपोज करता है या खुद एक्सपोज होता है। दूसरी चीज ये है कि कौन जो वक्ता बोलेगा, चूंकि प्रधानमंत्री बोलेंगे और इधर से इस बार राहुल गांधी है नहीं, इसलिए डिबेट थोड़ा और तरह का हो सकता है, लेकिन कौन अपने कार्डर को एनर्जाइज करता है, कौन 2024 के लिए अपने कार्डर को या रैंक एंड फाइल को ज्यादा टॉकिंग पॉइंट देता है। वहां से जो भाषण निकलेगा, क्योंकि हर आदमी, बहुतायत जनता देश की उस समय टीवी देखती रहेगी, लाइव ब्रॉडकास्ट, कौन कैसे बोल रहा है, तो वो जो मैसेजिंग है 24 के लिए या अभी के लिए, अभी से लेकर के 24 के लिए, क्योंकि चुनाव में मतलब अभी से आप 7-8 महीने, मार्च में नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो आप कितने महीने बच जाते हैं। तो कौन व्यक्ति यहाँ से एक एजेंडा सेट करता है। मेरे हिसाब से विपक्ष ने मोदी को एक बहुत बड़ा फेवर किया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मोदी को दी है, और अपने लिए मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने हित में बहुत अच्छा नहीं किया है यह विश्वास प्रस्ताव ला करके। जी आशुतोष जी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब ये इस डिबेट में जाएंगे तो फिर ये सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि मोदी जी से, अरे मैं दोनों ये शेर दोनों पर लागू होता है, लेकिन आपने सीधे मोदी जी पे चिपका दिया। ये शेर दोनों पर लागू होता है, आपने मोदी जी पे चिपका दिया ना। यही मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी को लेके इतनी रिएक्शन है तो कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जो आपने कहा वह बात मैं भी कह रहा हूँ यहाँ। देखिए 2-3 चीज, अभी रामकृपाल जी ने रामलाल का उदाहरण दिया, लेकिन सुंदर सिंह भंडारी का उदाहरण लोग भूल जाते हैं, जिन्होंने बिहार की सरकार बर्खास्त की थी और उसके बाद जब सरकार नहीं बन पाई, दोबारा राबड़ी देवी को शपथ ग्रहण दिखाना पड़ा। डेमोक्रेसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती है। आपको वो भी याद होगा जब नीतीश कुमार की सरकार बनवा दी गई थी बिहार के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 8 दिन बैठे रहे, जब सरकार नहीं बना पाई तो फिर दूसरा कार्यक्रम किया गया। मैं उस बहस में नहीं जाता हूं। आप डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है। मनमोहन सिंह के जमाने में कोई मुझे बता दे कितनी सरकारें बर्खास्त हुई? 3 सरकार बर्खास्त। क्यों बर्खास्त हुई? क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई। तो इंदिरा गांधी का उदाहरण देख के अपने को जस्टिफाई करने का मतलब यह है कि आप इतिहास से सीखना ही नहीं चाहते और आप वही इंदिरा गांधी की गलतियों को दोहराना चाहते, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की बुरी हालत है। अगर यही हालत भारतीय जनता पार्टी आज से 15 साल बाद पाना चाहती है तो मुबारक हो उसको। फिर डेमोक्रेसी इवॉल्व कहां कर रही?
अभी एक मेरी बात कंप्लीट। इसी दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 विधायक थे, आम आदमी के पार्टी के पास 67 विधायक थे, तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया था। विजेंद्र गुप्ता लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, लेकिन यह बड़ा दिल जब नरेंद्र मोदी को दिखाना था 2014 में, तो नहीं दिखाया उन्होंने। अगले बार अरविंद केजरीवाल ने भी वही किया, बोला आप नहीं देते हम भी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं देंगे, जाइए क्या कर लेंगे आप। फिर मेरा कहना यह है कि जब आप बहुमत सरकार लेकर आए हैं तो बड़ा दिल प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए। दिक्कत की बात प्रधानमंत्री का दिल बड़ा नहीं है, वो सबको दुश्मन की नजर से देखते हैं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ये एक बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया कि डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, सिस्टम इवॉल्व होता है। रुकिए नहीं, बहुत 30 सेकंड जवाब मुझे रामगोपाल जी से लेना है। 2014 का चुनाव जीतने के तुरंत बाद डेमोक्रेसी को इवॉल्व होना चाहिए था, लेकिन मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, खान मार्केट गैंग, लुटियंस जोन, पत्रकार संघ, अवार्ड वापस, मैं देश छोड़ दूंगा, ये सब लोगों ने 6 महीने के अंदर ही प्रियम्प्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। वो इवॉल्व क्यों नहीं हुए थे? हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये भी हुआ था। अब ये सच्चाई, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। रामगोपाल जी 30 सेकंड में जवाब। बस मैं केवल ये कहूंगा नीरज जी, जैसा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है, मैंने कल भी ये बात किसी चैनल पे कही थी कि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसे क्यों ला रही, क्या कैलकुलेशन है। क्योंकि देखिए, कहने के लिए कोई कितनी आदर्श की बातें कर ले, हर कदम कुछ न कुछ पॉलिटिकली गेन करने के लिहाज से लिया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि बहस होगी, लेकिन सबसे आखिर में उत्तर मोदी जी ही देंगे। और 2018 में जब नो कॉन्फिडेंस आया था, तब मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, और मैं आपको पूरी उम्मीद मैं ऐसे रखता हूं कि आप 2023 में भी ऐसा ही कीजिएगा। याद कीजिए वो बयान। आज एग्जैक्टली 2023 में फिर आप वही नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, और आखिर में मोदी भाषण देंगे। एक बात तो मानिए आप कि ये इस तरह से मोदी जी बोलने में और जो भी है सारे पॉइंट्स में, तो कौन स्कोर करेगा? अगर मोदी जी कहेंगे कि बहुत, फिर मैं धन्यवाद देता हूँ और आप 2022 में भी आप लाइएगा नो कॉन्फिडेंस, तो देखिए मेरा ये कहना है कि भाई मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये नो कॉन्फिडेंस ला करके मुझे लगता है कांग्रेस ने कोई फायदा उसको नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि नुकसान रामगोपाल सर, फायदा नहीं होना। ये चूंकि अब तो ओपन एंडेड डिबेट होगी, तो बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्स टाइप के चलेंगे जो भूल गए थे 8-9 साल में, वो सारी फिर से याद दिलाई जाएगी कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था 25 साल पहले। ये मतलब ये एक पार्ट होगा उस डिबेट का। आशुतोष जी शो खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मसले पर संसद में ना बोले, ये एक्सेप्टेबल है? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी क्यों नहीं बोलेंगे? मैं उस दिन शो करूंगा कि क्यों नहीं बोले। क्यों नहीं बोल पाए भाई? बोलेंगे, वो बोलना ही पड़ेगा। अरे भाई, मनोज झा जी ने कहा कि मैंने अपना आखिरी अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया है, लास्ट टूल था कि मोदी जी को लिया है। मैं कहता हूं कि अगर वो देश के नेता हैं तो मणिपुर के मसले पर क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोलेंगे ना। ये कौन कह रहा है कि नहीं बोलेंगे? उन्हीं के अंडर अरे बोलना ही पड़ेगा सर उनको। अब इतनी बड़ी डिबेट होगी दोस्तों, मणिपुर तो आएगा ही। सवाल ये है कि मणिपुर में 30 मिनट डिबेट होगी कि 3 घंटे होगी, और बाकी जो 72 घंटे डिबेट होगी वो किस विषय पे होगी? वो बहुत सारे ऐसे मसले फिर से आपके सामने आएंगे जो शायद बीत चुके हैं, लेकिन वो मसले फिर से सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल शो का जो उद्देश्य था कि तलखी होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एक दूसरे को आप देख के बर्दाश्त न कर सकें, कि दोबारा जब आप मिले तो आपको ये नहीं झिझक लगे कि हाथ कैसे मिलाएंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश नेताओं से कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।